हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए 2025 सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम का पेपर लेकर आए हैं सेट वन। इसका कोड है बच्चों 30/2/1। तो इसका पेपर, इस पेपर का सेक्शन ए दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हम लोग डिटेल सोल्यूशन करते हैं। तो आइए इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था कि 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा की वैल्यू बतानी है। तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 4। तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों 1/4 होगी, जिससे कॉस थीटा की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1/2। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं प्लस 1/2 लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 60 डिग्री। तो एज पर अवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर एक सिंगल ही होता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ द नंबर्स 1 to 30। तो 1 to 30 में बेटा टोटल नंबर कितने होंगे? 30 नंबर होंगे। तो सैंपल स्पेस तो मेरा 30 का है, लेकिन उसका आउटकम जो है, फेवरेबल आउटकम इवन प्राइम नंबर, वो 1 है। तो 1/30। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ द फर्स्ट 30 नंबर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है जिनके रूट्स हैं 7 एंड 1/7। तो अगर आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सिंपली 7 इंटू 1/7 दैट इज 1 है, और सम ऑफ रूट बच्चों कितना है? 7 प्लस 1/7 दैट इज 50/7। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 50/7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। सो 7x square minus 50x plus 7 is equal to 0. This is the equation. So 7x square minus 50x plus 7 equal to 0. Option A is correct. Next question है the least number which is a perfect square and is divisible by each of the number 16, 20 and 50. तो देखिए 16, 20 एंड 50 से नंबर डिविजिबल होगा, तो पहले अगर मैं एलसीएम निकालूं किसका? 16, 20 एंड 50 का। तो 16 का बच्चों कितना होगा? 2 की पावर 4। 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 एंड 50 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो अगर इनका एलसीएम हम चेक करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 25 दैट इज 8। 16 इंटू 25, तो 16 इंटू 25, 25 से 150, 0, 15, 25, 30, 40, 400 दैट इज 400। तो 16 इंटू 25 बेटा 400 होगा। तो इन नंबर 16, 20 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 400। अब आपको वो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, अर्थात वो 400 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें 400 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड ऑप्शन डिविजिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है 3600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आउटकम आएगा 9 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज द करेक्ट वन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 5, -2 एंड 5, 2, देन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। अब देखिए डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों पॉइंट के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें तो अंडर रूट 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 0 एंड 2 - 2 दैट इज 4 का स्क्वायर का अंडर रूट लेना है तो ये 4 हो जाएगा। तो डायामीटर तो बच्चों 4 आ गई। तो पूछता है कि द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2, रेडियस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पॉइंट -50, 50 एंड 04 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल विच इज एन।
तो जरा इनको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करें बच्चों, तो देखिए 5,0, this point is 5,0, here it is -5,0 and 0,4 will be somewhere here। तो ये एक ट्राइंगल है, तो अगर मैं देखूं तो इसकी ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर आर एस इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट एल, ओके, एंड एम एन इज द डायमीटर। इफ एंगल एन एम एल इज 30 डिग्री, देन आर एल एम एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो मैं अगर बच्चों ओ को एल से मिला दूं तो देखिए रेडियस टेंजेंट से मिलेगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये हमको मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब देखिए ओ एल लेंथ जो है और ओ एम ये दोनों इक्वल हैं रेडियस के, तो एंगल ये वाला एंगल बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा एंगल चूंकि 90 डिग्री और उसमें से ये 30 डिग्री जाएगा तो ये रेस्ट ऑफ द एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC। PQ BC के पैरेलल है। AP अपॉन PB का रेशियो 4/13 दिया है, तो अगर AP अपॉन PB बच्चों 4/13 दे रखा है, तो इससे क्लियर है कि AP अपॉन AB पूरी लेंथ का रेशियो 4/17 हो जाएगा, ओके। और AC की वैल्यू दे रखी है, दिस इज नथिंग बट 20.4 इट इज गिवन। देन द लेंथ AQ, तो चूंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो AP अपॉन AB की वैल्यू AQ अपॉन AC के बराबर हो जाएगी। तो AQ की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, AC इंटू AP अपॉन AB। अब देखिए AC की वैल्यू है 20.4 एंड AP अपॉन AB की वैल्यू है 4/7। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 17 1 3 34 17 दूनी 34 1.2 और मल्टीप्लाइड बाई 4, तो दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो 100% सिमिलर होंगे क्योंकि उनके एंगल्स फिर सेम हो जाते हैं। स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस का एरिया तो सेम हो सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरली कि दे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि एरिया सिमिलर होने से इसकी गारंटी नहीं है कि रोम्बस और स्क्वायर की सिमिलरिटी हो सके, क्योंकि वो रोम्बस को दूसरे एंगल पे भी वो सेम एरिया दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री एंगल पे ही देगा। तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी। तो द ऑप्शन इज बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। तो 4004 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो दिस इज 2 इंटू 2002, दिस इज 2 इंटू, इसको फिर से मैं फैक्टराइज करूं तो 2 इंटू 1001, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू, इसको 11 से अगर हम डिवाइड करें तो 11 9 जा 99 1 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 91 जो होगा 13 इंटू 7 है, तो 13 इंटू 7 इंटू 11। तो 4004 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो बच्चों वो ये हो जाएगा। तो सारे नंबर एक दूसरे के प्राइम्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं। तो अब इनके एक्सपोनेंट का अगर आप सम देखें तो 2 + 13 का एक्सपोनेंट है 1, 7 का है 1 और 11 का भी है 1, तो दिस इज 5। तो सम ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 5, विच इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ 42 बॉल्स ही प्लेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री इज। देखिए 42 बॉल्स में वो 7 बार बाउंड्री हिट कर रहा है, तो बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 7/42, दैट इज 1/6।
7/42 दैट इज 1/6। ये तो हो गई बाउंड्री हिट करने की। तो ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दैट कम्स आउट टू बी 5/6, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लार्ज सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स। तो अब एक ये कोई पिज्जा है और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करें, 1 1 2 3 4 and 5, let these are the 5 circle equal parts, then the central angle of each sector will be। तो अब ये हर सेक्टर पे सेम एंगल बनाएगा और सारे एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो 5 टाइम्स मान लो एंगल अगर थीटा है इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो थीटा कम्स आउट टू बी 72 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 72 डिग्री, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ साइन 30 tan 45 is equal to 660 upon k, then the value of k is। तो sin 30 is 1/2 into tan 45 बच्चों 1 होता है is equal to 660। 660 is 1/k टाइम cos 60। cos 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2। तो दिस मीन्स 1/2 is equal to 2/k। तो k की वैल्यू बच्चों 4 हो जाएगी। तो आपसे k की वैल्यू पूछी गई है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। कहते हैं ए लाइन रिप्रेजेंटेटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन बच्चों y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे बनती है जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती है। तो इट इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ द एपी, और गिवन एपी आपको दी गई है। तो देखिए एपी का फर्स्ट टर्म आपको मालूम है दैट इज 5। व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस है 19/4 माइनस 5। तो दिस इज -1/4। तो 10th टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, T10। 10th टर्म विल बी a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, a इज 5 प्लस n इज 10th टर्म चूंकि मैं निकाल रहा हूं तो n इज 10-1 दैट इज 9 और d की वैल्यू -1/4। तो दैट इज 20 - 9 दैट इज 11/4। तो 10th टर्म उस एपी का हो जाएगा बच्चों 11/4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है और -4 उसका जीरोज है। तो हमें मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू -4 रखने पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। तो वैल्यू जीरो रख दीजिए। तो जीरो इज इक्वल टू एक्स की जगह -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 -2 + 2k। तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी जीरो इज इक्वल टू 16। और देखिए माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा -2 -2k, -2 + 2k, आई एम सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 + 2k, इस साइड ले आए, इज इक्वल टू 20। सो 2k इज इक्वल टू 18। सो k कम्स आउट टू बी 9। तो k की वैल्यू बच्चों आएगी 9। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the equation of a line parallel to the x-axis at a distance of 3 units below x-axis is। देखिए x एक्सिस के पैरेलल है और x ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और बिलो x एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होगी जो 3 यूनिट है। तो दिस इज -3। तो और ये लाइन क्या हो जाएगी फिर बच्चों, y इक्वल टू -3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी ए सॉरी 18th नंबर क्वेश्चन है HCF ऑफ 40, 110 एंड 360। तो देखिए 40 के लिए लिखेंगे आप, तो 40 क्या हो जाएगा,
40 इज 10 इंटू 4, दैट इज 2 का क्यूब इंटू 5, दिस इज 40. 110, 110 is 2 इंटू 5 इंटू 11. प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों मैं लिख रहा हूँ 360, 360 हो जाएगा 360 हो जाएगा 90 इंटू 4 को 2 का स्क्वायर. 90 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर. 90 को मैं लिखूंगा 18 पंचे 90, दैट इज 5 इंटू 18. 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 8, 2. तो ये बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आएगा 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5. तो अब मेरे पास तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं. तो HCF के लिए लीस्ट एलिमेंट हम लोग लेंगे. तो देखिए पहले में है 2 का क्यूब, दूसरे में है 2 और फिर 2 का क्यूब. तो एक तो आएगा 2 इंटू, फर्स्ट वाले में है 5, दूसरे में भी है 5, तीसरे में है 5. तो 5 इंटू, अब देखिए 110 में 11 है लेकिन वो 40 में नहीं है तो इसलिए 11 नहीं हो सकता. और 3 वाला 360 में है जो रेस्ट में नहीं है, तो ओनली 2 इंटू 5 दैट इज 10 विल बी द HCF. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ रीजन रिजर्शन के क्वेश्चन है. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. एक AP दी गई है, उसका कॉमन डिफरेंस बच्चों 4 बता रहा. तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बाद वाले से पहले वाले टर्म को घटाइए. तो 1 माइनस 5, सो दिस इज -4, जबकि आपको कॉमन डिफरेंस 4 दिया गया है. तो जो एजर्सन है वो फॉल्स है. और कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज ऑब्टेन्ड बाय an minus an minus 1. तो रीजन इज करेक्ट. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्सन कहता है द पेयर ऑफ द लाइंस px plus 3y plus 59 equal to 0 and 2x plus 6y plus 118 equal to 0 have infinitely many solution if p equal to 1. देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू 1 रख देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी x plus 3y plus 59 is equal to 0. और सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से बच्चों देखो डिवाइड करते हैं तो वो भी बनती है x plus 3y plus 59 is equal to 0. Means if p is equal to 1 then both the equation will represent the same line. अगर दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे. तो एजर्सन A इज ट्रू. सेकंड कहता है कि इफ द पेयर ऑफ द लाइंस px plus 3y plus 19 equal to 0 and 2x plus 6y plus 157 equal to 0 has a unique solution when p is not equal to 1. देखिए p की वैल्यू अगर 1 होती तो उस समय देखो बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी. पहली वाली इक्वेशन होगी x plus 3y plus 19 इज इक्वल टू 0. और सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो दिस इज x plus 3y प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 157/2 इज इक्वल टू 0. ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो जब p की वैल्यू 1 होगी, पैरेलल लाइन है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा. तो जब p की वैल्यू 1 नहीं होगी तो दिस इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन. ओके, सो दिस इज आल्सो द करेक्ट. बस ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. सो B इज करेक्ट ऑप्शन. तो आई थिंक आपको ये वीडियो से क्वेश्चंस को समझ में आए होंगे. तो अब पार्ट B को सॉल्व करना